Hello students, today we are going to discuss the first chapter of law of biology, that is living world. So देखो आपकी 11th की बायोलॉजी के अंदर जो आपकी सबसे फर्स्ट यूनिट है वो है बायोडाइवर्सिटी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या होता है, इस चैप्टर में हमें मेनली जिस चीज के ऊपर फोकस रखना है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग मींस इनडायरेक्टली लाइफ, कि लाइफ को जिस चीज से हम डिफाइन करते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस कंप्लीट वर्ल्ड के ऊपर, इस कंप्लीट अर्थ के ऊपर, उनके बारे में हमें पढ़ना है कि कितनी वास्ट वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, कैसे कैसे हम उनको स्टडी कर सकते हैं, दैट मींस बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज हमारे माइंड में आती है, दैट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ? सो लाइफ इज सिंपली ए यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस to perform specific functions like reproduction, metabolism and cellular organization. So, what is life? Life is a unique and complex organization of organic molecules which express itself through chemical reactions. Through chemical reactions to regulate, or we can say to perform different body functions like growth, reproduction, metabolism, etc. So लाइफ सिंपली क्या है, आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ही कॉम्बिनेशन है जो केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ताकि बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, उनको एक्सप्रेस कर पाएं, उनको परफॉर्म कर पाएं, उसे ही हम कहते हैं लाइफ। अब जो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देखनी है, वो देखनी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे कंसीडर करेंगे। लाइफ सिंपली रिप्रेजेंट करती है आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इस अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या वो लिविंग के फीचर्स हैं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दो चीजें देखनी है, एक फीचर और एक सबसे मेन डिफाइनिंग फीचर, कि जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डिफाइनिंग फीचर क्या हो। सो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर लिखने हो तो हम क्या क्या फीचर्स देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे फर्स्ट फीचर होता है दैट इज ग्रोथ। सेकंड फीचर की अगर हम बात करें दैट इज रिप्रोडक्शन। थर्ड फीचर जो हम देखेंगे दैट विल बी द मेटाबॉलिज्म। फोर्थ फीचर इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन and the last one will be your consciousness. ये जो पांच आपने यहाँ पे देखे हैं सारे के सारे फीचर। अब इनमें से डिफाइनिंग फीचर क्या होगा, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। किसी भी फीचर को एज ए डिफाइनिंग फीचर क्वालिफाई करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है जिनको फुलफिल करना होता है, वो क्या है। तो देखो डिफाइनिंग फीचर हम उन फीचर्स को कहते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और साथ में नॉन लिविंग के अंदर वो फीचर्स क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। देखो नॉर्मल फीचर है जो किसी भी लिविंग के अंदर प्रेजेंट है, बट मे बी उनके अंदर एक्सेप्शन प्रेजेंट हो सकती है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 100% के डिफाइन करे, कि हमें कोई भी उसकी एक्सेप्शन ना मिल पाए एक तरीके से, या हम ये कहें कि अगर हम उस फीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये फीचर प्रेजेंट है दैट मींस वो आपका 101% लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो किसी भी फीचर को एज ए डिफाइनिंग फीचर क्वालिफाई करने के लिए जो दो क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे वो क्या होंगे। नंबर 1, इट मस्ट बी present in all living organisms
सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, लिविंग में प्रेजेंट होने के साथ साथ नॉन लिविंग में वो फीचर क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। इट शुड बी एब्सेंट इन नॉन लिविंग। सो अगर कोई भी ऐसा फीचर है, अगर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्शियसनेस में से कोई भी ऐसा फीचर जो सभी लिविंग में प्रेजेंट होगा और साथ में नॉन लिविंग में एब्सेंट होगा, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग फीचर है। सो वन बाय वन हम देखते हैं कि इन पांचों फीचर्स में से कौन-कौन से ऐसे फीचर है हमारे जिनको हम एज ए डिफाइनिंग फीचर कंसीडर कर सकते हैं। सो तो सबसे पहला फीचर हम लेके चल रहे हैं, दैट इज ग्रोथ। सो व्हाट इज ग्रोथ? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा ग्रोथ के लिए कि ग्रोथ होती क्या है, किस चीज को आप कहोगे कि ग्रोथ है? क्या ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है या ग्रोथ रिवर्सिबल होती है? सो सीधा सा आंसर आता है कि ग्रोथ क्या होती है, इरिवर्सिबल। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि ग्रोथ रिवर्सिबल होती है तो ग्रोथ एक बार इंक्रीज हुई वापस से क्या हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो उसको हम ग्रोथ कंसीडर नहीं करेंगे। सो ग्रोथ इज सिंपली any irreversible increase in mass and number। that means जो आपकी ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल इंक्रीज है, बट टू एस्पेक्ट्स में है, ग्रोथ मास में भी हो सकती है, ग्रोथ किसमें हो सकती है, नंबर में भी हो सकती है। या हम डिफरेंट वे से ये कह सकते हैं कि हमारी ग्रोथ के टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इंक्रीज इन मास भी एक ग्रोथ है और इंक्रीज इन नंबर भी एक ग्रोथ है। सो अगर हम देखें ग्रोथ को तो हमें देखने पे यही लगता है कि आप बच्चों से जब भी हम पूछेंगे कि बच्चे ये क्या आंसर देते हैं, सर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी ग्रोथ शो करते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो आपकी नॉन लिविंग चीजें जो है वो भी ग्रोथ शो कर सकती है। सो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ आपकी मास में भी हो सकती है और ग्रोथ किसमें हो सकती है, आपकी नंबर में भी हो सकती है। अब अगर मैं मास की बात करूं तो मास दो तरीके से इंक्रीज हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या लिविंग बॉडी का मास उसकी बॉडी के अंदर साइड से इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस इंट्रिंसिक इंक्रीज इन मास या इंट्रिंसिक ग्रोथ। या फिर क्या हो सकता है, बाहर से किसी एक्सटर्नल सरफेस से जो है वो बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है। सो दैट मींस ग्रोथ कैन बी ऑफ टू टाइप, intrinsic that means internal और second one is extrinsic that means external। अब देखो ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ आपकी प्रेजेंट होती है ये मेनली मिलती है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले सकते हो, आपकी बॉडी का जितना भी मास इंक्रीज होता है वो हमेशा बॉडी के अंदर से इंक्रीज होता है, कभी भी आपकी बॉडी में बाहर से एक्सटर्नल किसी भी सोर्स से मास इंक्रीज नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है। सो ये एक्सटर्नल ग्रोथ फिर किसमें मिलेगी आपको, एक्सटर्नल ग्रोथ आपको मेनली मिलती है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। देखो इंट्रिंसिक मेनली किसमें मिली आपको, लिविंग के अंदर, और एक्सट्रिंसिक किसमें मिलेगी आपको, नॉन लिविंग के अंदर। एक एग्जांपल से हम देखते हैं, बच्चे पूछेंगे सर एक्सट्रिंसिक बाहर से कैसे ग्रोथ हो सकती है, सैंड ड्यून्स का एग्जांपल लेते हैं। मिट्टी का ये टीला है आपके पास, ये सैंड ड्यून्स है आपके, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हो सकता है, स्ट्रॉम आ गया, आंधी आ गई, जो भी कुछ हुआ, एयर की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी डिपॉजिट हो गई इसके ऊपर। सो हमने क्या देखा कि इनिशियल टाइम पे इसकी हाइट इतनी हाइट, बट डिपोजिशन होने के बाद जब आप चेक करोगे तो इसकी हाइट कितनी होगी, ऊपर चलेगी। दैट मींस ये इतना जो एरिया है, ये इतना जो मास है, ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, अंदर से तो इंक्रीज नहीं हुआ, एक्सटर्नल सोर्स से इंक्रीज हुआ है। दैट मींस नॉन लिविंग जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ पॉसिबल है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हर किसी के अंदर हो सकती है, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर पॉसिबल हो सकती है। सो हमने क्या देखा था कि डिफाइनिंग फीचर तो हम उसे कहेंगे जो लिविंग में प्रेजेंट होने के साथ साथ नॉन लिविंग में क्या होगा, एब्सेंट होगा। बट यहाँ पे क्या मिल गया हमें कि नॉन लिविंग में भी हमारी ग्रोथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सो हम ग्रोथ को एज ए डिफाइनिंग फीचर कंसीडर नहीं करते। ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। व्हाई? अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन में ये दिया जाए कि इज इंट्रिंसिक ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग फीचर, यस, इंटरनल ग्रोथ जो आपको लिविंग में मिल रही है ये नॉन लिविंग के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, व्हाइल योर इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो कंक्लूजन हमारे पास आता है, ग्रोथ का कंक्लूजन जो हमारे पास आता है वो ये है, ग्रोथ
of livings while intrinsic growth is a defining property of living। सो जो हमारा फर्स्ट फीचर था ग्रोथ, वो एज ए डिफाइनिंग फीचर फेल हो गया। ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, केवल इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो क्या है हमारी डिफाइनिंग ग्रोथ। अब हम मूव करते हैं सेकंड फीचर के ऊपर। सेकंड फीचर है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मींस the ability of organisms to produce young ones of their own kind which are fertile in nature। देखो हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं अलग-अलग बुक्स के अंदर कि रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गिव बर्थ टू यंग वंस, कि अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को ही जन्म देना, उनको प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन है। बट इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज हम ऐड करना भूल जाते हैं कई बार। रिप्रोडक्शन से आप उनको प्रोड्यूस तो कर रहे हो, बट कई बार जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते। जैसे कि म्यूल और हिने का एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। वो प्रोड्यूस तो हो जाते हैं डंकी और हॉर्स की मेटिंग से, बट वो इनफर्टाइल होते हैं, हम कह सकते हैं स्टेराइल हो सकते हैं। सो आई थिंक मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की इस तरीके से होगी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड व्हिच आर फर्टाइल इन नेचर। सो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अब अगर रिप्रोडक्शन को एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या एज ए डिफाइनिंग फीचर पास होना है तो इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है? नो, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस पे आते हैं डायरेक्ट हम। एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास? नंबर 1 वर्कर हनी बीज, और वी कैन से वर्कर बीज। सेकंड वन इज योर इनफर्टाइल कपल्स, एंड थर्ड वन इज योर न्यूड, और वी कैन से फीमेल। ये जो तीन ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं? इनफर्टाइल हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए पॉसिबल या कन्वीनियंट नहीं है, ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। वर्कर बी के बारे में आप सभी को पता है, हनी बी की अंदर जो 3 कास्ट होती है, क्वीन होती है, ड्रोन होती है, और जो थर्ड कैटेगरी आपकी होती है दैट इज वर्कर, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इनफर्टाइल कपल्स होते हैं बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स से जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। म्यूल और हिने, इनमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज म्यूल एंड व्हाट इज हिने। एक्चुअल में म्यूल और हिने जो है आपके, वो डंकी और हॉर्स की मेटिंग से प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं बात करूं म्यूल, सो म्यूल आपका प्रोड्यूस होता है मेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स की मेटिंग से। अगर हम इन दोनों की क्रॉसिंग करा देते हैं, और हिने आपकी प्रोड्यूस होती है जब हम फीमेल डंकी की क्रॉसिंग मेल हॉर्स से करते हैं। बट ये म्यूल और हिने दोनों के दोनों कैसे होते हैं आपके? स्टेराइल, मतलब नियर फ्यूचर में फर्दर ये अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो हमने क्या देखा? रिप्रोडक्शन के अंदर एक्सेप्शन आ गई, दैट मींस सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, एंड रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो हमने अब तक जितने भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फीचर्स डिस्कस किए हैं लिविंग के, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दोनों के दोनों क्या हैं? फेल हो गए हैं एज ए डिफाइनिंग। एक एक्सेप्शन पॉइंट जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाल के लिख सकते हो नीट के लिए। जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों फिनोमेना सेम होते हैं। कैसे? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स both growth and reproduction are synonymous process, the synonymous phenomena, और we can say they both are same। कैसे सेम होते हैं? देखो किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये कोई भी आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मैंने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया। बाइंडिंग फ्यूजन अगर ये करता है, रिप्रोड्यूस होकर कितने में डिवाइड होगा? 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होगा। हमने क्या कहा? 1 से 2 इंडिविजुअल बन गए, दैट मींस रिप्रोडक्शन हो गया बाइंडिंग फ्यूजन से। बट अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो ग्रोथ में अभी हमने पीछे देखा था कि ग्रोथ जो होती है वो मास में भी हो सकती है और किसमें हो सकती है? नंबर में भी हो सकती है। हमने देखा इससे पहले ऑर्गेनिज्म सिंगल था, अभी ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना हो गया? डबल हो गया। सो
दैट मींस ऑर्गेनिज्म ने किया तो था रिप्रोडक्शन, बट साथ में उसकी बॉडी की क्या हुई, ग्रोथ भी हुई। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों फिनोमेना क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिनोनिमसली हम उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट मल्टीसेलुलर के केस में दोनों फिनोमेना क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट। ये काफी बार आपसे नीट में पूछा जाता है। नेक्स्ट थर्ड फीचर पे तो मूव करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। The third feature is metabolism. What is metabolism? आपके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी को कलेक्टिवली या उन सभी का सम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ऑल द रिएक्शंस, all the chemical reactions occurring inside the body of living organism are collectively called metabolism। कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरे टर्म में आप डिफाइन कर सकते हो द सम टोटल ऑफ द रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड ए लिविंग बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म आपका टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज योर एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज योर कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का वो टाइप है जिसमें दो आपके प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल दो आपके रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसके अंदर फॉर्मिंग रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो फोटोसिंथेसिस का। हम देखते हैं कि CO2 और वाटर आपकी कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। जब भी किसी चीज की फॉर्मेशन होती है तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म में कंसीडर कर रहे हैं वो होता है हमारा एनाबॉलिज्म, दैट मींस फॉर्मिंग रिएक्शंस। फॉर्मिंग रिएक्शंस और वी कैन से फ्यूजन रिएक्शन जो हमारी होती है। एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की तो कैटाबॉलिज्म के अंदर हमारी वो रिएक्शंस आती है जिनके अंदर ब्रेकडाउन होता है, लाइक एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसका हम ब्रेकडाउन करते हैं, उससे क्या रिलीज कराते हैं, एनर्जी रिलीज कराते हैं। सो कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व breakdown process or we can say breakdown reactions। example is your respiration। अब क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि हमें तो स्टडी ही करना है कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या उन सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है? यस, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के अंदर किसी ना किसी टाइप की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। सो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बट इसके अंदर एक छोटी सी एक्सेप्शन आती है। वो क्या आती है? लिविंग रिएक्शंस के अंदर देखो, केमिकल रिएक्शन जो हमारी होती है वो तो हम लेबोरेटरी के अंदर भी परफॉर्म करा सकते हैं, दैट इज इन विट्रो रिएक्शंस। जो भी हम हमारी लेबोरेटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अमीनो एसिड्स को कंबाइन कर देता हूं, उससे क्या बना दिया मैंने, प्रोटीन बना दिया लेबोरेटरी के अंदर। सो रिएक्शन होगी आप, तो क्या मैं इसको लिविंग बीइंग कंसीडर कर सकता हूं? नो, ये जस्ट आपकी लिविंग रिएक्शन कंसीडर होगी। इट इज जस्ट ए लिविंग रिएक्शन, नॉट ए लिविंग बीइंग और नॉट ए लिविंग थिंग। सो ये भी आपके एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द इन विट्रो रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द लेबोरेटरी आर solely the living reactions but not the living things। Hence जो आपका मेटाबॉलिज्म जो है आपका थर्ड जो फीचर है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या मिलता है आपको? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट फोर्थ के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज योर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होंगे? मिलके सेल से मिलके बने होंगे। देखो हम पढ़ते हैं सेल के अंदर कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी आपकी लिविंग फॉर्म्स इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करते हैं सभी में क्या मिलता है आपको? सेल होती है जो सबसे छोटी यूनिट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं आपके पास, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सेल कंबाइन होकर बनाती है टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को
को हम कहते हैं ऑर्गन, और उनके ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली क्या बनती है हमारी बॉडी बनती है इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। Hence cellular organization is also your defining property of living organisms. Now जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट जो आपका फीचर है that is consciousness. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का सिंपल मतलब होता है सराउंडिंग के लिए अवेयर होना। आपकी सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनके अगेंस्ट आप एक रिस्पॉन्स जनरेट करो, उनके अगेंस्ट आप अवेयर हो, और जो भी आपको स्टिमुलस मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप क्या जनरेट कर रहे हो? एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। सो कॉन्शियसनेस इज व्हाट? अवेयरनेस टुवर्ड्स surrounding, or awareness towards surrounding changes and to produce response towards stimulus. आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो प्रॉपर्टी जिससे वो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अगेंस्ट अवेयर होते हैं, उनको सेंस करते हैं, और जो भी स्टिमुलस उन्हें मिलती है उसके अगेंस्ट वो क्या जनरेट करते हैं? रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस आपके हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है सभी क्या शो करते हैं? आपके कॉन्शियसनेस शो करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं प्लांट का, तो बच्चे कहते हैं प्लांट्स में कॉन्शियसनेस कैसे मिलेगी? आप सभी ने एक एग्जांपल सुना होगा छुई हुई प्लांट का, मिमोसा पुरिका, टच मी नॉट प्लांट। जैसे ही हम उस प्लांट की लीफ को टच करते हैं उसकी लीफ क्लोज हो जाती है। दैट मींस उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मिला? रिस्पांस मिला, टच की स्टिमुलस मिली उसको। जैसे ही टच की स्टिमुलस को उसने रिसीव किया उसकी लीफ क्या होगी? क्लोज। सो जो लीफ की क्लोजिंग है वो आपकी प्लांट का क्या है? एक रिस्पांस है टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ टच। तो प्लांट के अंदर भी आपको कॉन्शियसनेस मिलती है और एनिमल्स के अंदर भी। दैट मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी के अंदर क्या मिलेगी आपको? कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी। एंड कॉन्शियसनेस इज आल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब नीट के अंदर जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कई बार, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसको बच्चे भूल जाते हैं पढ़ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपकी कॉन्शियसनेस है, तो एक और वर्ड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद के बारे में अवेयर होना। ये एक आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल किसके अंदर मिलेगी आपको? ह्यूमंस के अंदर मिलती है। इसमें मिलती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। सो अगर आपसे पेपर में पूछा गया है कॉन्शियसनेस, सो कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, but self consciousness is not a defining property of all living organisms. It is a defining property only of humans. सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है खुद के बारे में अवेयर होना। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने देखा होगा आपके एनिमल्स हैं, कभी भी देखा है कैटल्स या डॉग्स या और कोई अपने आप को मिरर में देख के कहते हैं कि हम ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। दैट मींस वो खुद के बारे में अवेयर ही नहीं होते। बट आप एक ह्यूमन बीइंग को देखोगे तो आप डेली सुबह स्कूल में आते हो, रेडी होके तो मिरर के सामने खड़े होके आप खुद को देखते हो एक बार। दैट मींस आप खुद के बारे में क्या हो? अवेयर हो। So that is self consciousness. So नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये कि सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी केवल ह्यूमन बीइंग्स में मिलती है और कॉन्शियसनेस किसमें मिलेगी आपको? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सो हमने जो 5 फीचर्स लिविंग के सबसे स्टार्टिंग में देखे थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से हमने देखा कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इंट्रिंसिक जो आपकी ग्रोथ है वो क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है आपकी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट अगर हम बात करें इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लिविंग भी नहीं है, वो जस्ट लिविंग रिएक्शंस है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस की अगर बात करते हो तो वो भी क्या है आपकी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट अगर हम बात करें इसी के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की तो वो केवल आपके ह्यूमन बीइंग्स की क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं ये सब आपको बताती हैं कि किस बेसिस पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करोगे और उनको डिफरेंशिएट करोगे फ्रॉम नॉन लिविंग। नेक्स्ट जो चैप्टर में मूव करने के बाद इसके बाद हमारा टॉपिक आता है दैट इज द बायोडायवर्सिटी। हमने लिविंग के कैरेक्टर्स को अभी देखे हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेसिस को हमने डिफाइन किया। तो हम देखेंगे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, उनकी स्पीशीज मिलेंगी जो इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करती हैं। सो बायोडायवर्सिटी क्या होती है? बायो मींस लाइफ, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डायवर्सिटी मींस वैरायटी।
कि इस अर्थ के ऊपर जो डाइवर्स टाइप के आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट है, डाइवर्स टाइप की लाइफ जो आपकी एग्जिस्ट करती है, उसी को कलेक्टिव मिलाकर क्या कहते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी। जिसके अंदर अगर हम देखें तो आज तक हम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है उनको डिस्कवर कर चुके हैं। आज तक की जो हमारी डिस्कवरी वो क्या है, 1.7 to 1.8 मिलियन। इनमें से अगर हम बात करें तो 1.2 मिलियन अप्रोक्स है आपकी एनिमल स्पीशीज और 0.5 है आपकी प्लांट स्पीशीज। अब देखो हमने इतनी ज्यादा स्पीशीज डिस्कवर किए और हम ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो हमारी बायोलॉजी है उसके अंदर, बायोडाइवर्सिटी यूनिट के अंदर हमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है। कैसे स्टडी करोगे, इतना इजी तो नहीं है। अगर आप इन सभी स्पीशीज को चेक ही करने लग जाओ तो आई थिंक आपकी पूरी लाइफ नहीं है कि आप रिव्यू को देखेंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस ही नोट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने किया क्लासिफिकेशन। हम एक नई टर्म लेके आते हैं जो क्या होती है, क्लासिफिकेशन, कि ये जो हमारे डाइवर्स और बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के साथ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हम इनको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं और उनकी ग्रुपिंग को ही क्या कहते हैं हम, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिंपली द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ओके, इससे नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस